कि किसान देखता है कि मेरे लिए फ़लाँ फसल सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, तो वो उसको काश्त करता है। इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट उस प्रोडक्ट को जो है वो मैन्युफैक्चर करता है जहाँ पर उसको प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आए। जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है उसमें ये हुआ है कि एनर्जी, बिजली जिसको हम कहते हैं, बिजली की पोजीशन ये है कि हमें 18 रुपए से 20 रुपए यूनिट पर जिस मुल्क को बिजली दी जाए, जबकि इस वक्त अमेरिका की कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, उसका नाम है जी यूटिलिटी कहरामा, ये कैलिफोर्निया की कंपनी है। उसने कतर को 1.56 सेंट पे, मकसद है तकरीबन 2.5 रुपए, आप समझ लें 2.5 रुपए यूनिट पे उन्होंने उनको ऑफर किया हुआ है 800 मेगावाट्स। और कतर वो मुल्क है दुनिया का जहां जो तेल एक्सपोर्ट करता है, और हम पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर तेल की बहुतात तो बहुत दूर की बात, बड़ी मुश्किल से कुछ तेल निकलता है, और हमारी 70% जो बिजली है वो तेल से बनाई जाती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इकोनॉमी कैसे फ्लरिश कर सकती है। इकोनॉमिक रिसेशंस भी आते हैं, फिर उन हालात को, इकोनॉमिक रिसेशंस बाज़ औक़ात वॉर्स की वजह से आ जाते हैं, बाज़ औक़ात ये जिस तरह वबा है इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक रिसेशन आया हुआ है। तो इनसे निकलने के तरीके भी हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम अल्टरनेट चीपर एनर्जी की तरफ जाएं, जैसे डैम्स हैं, चलो डैम्स का एक लॉन्ग टर्म हो जाता है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको अगर हम लेके और उसके साथ शरह सूद वो इतनी हाई है इस वक्त हमारे मुल्क में कि कोई बिजनेस जो है वो उसके लिए वायबिलिटी ही नहीं बनती। जैसे मेरे अभी ऑनरेबल कॉलीग फरमा रहे थे कि एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, छोटा बिजनेस वाला है, उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि शरह सूद इस हद तक कम कर दी जाए। और ये मैं 18 साल वेस्ट में मैंने गुजारे हैं, तो मुझे इस चीज़ का तजर्बा है कि जब भी उनकी इकोनॉमी डूबने पे आई तो उन्होंने फौरी तौर पे इवन इंटरेस्ट रेट जो है वो 2% पे ले गए। तो लोगों ने मैक्सिमम बारोइंग की, उसमें से जब लोगों ने बारोइंग की, उन्होंने अपने कारोबार चलाए, तो दोबारा इकोनॉमिक साइकिल चला और इकोनॉमी उठ गई। तो एक तो हमें ये दो चीज़ें मेन, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को हमने नीचे लाना है वाया अल्टरनेट एनर्जी, और दूसरा इंटरेस्ट रेट को कम कर दें। तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो कि इस वक्त बंद पड़ी हैं, हमारी काफ़ी टेक्सटाइल बंद पड़ी हुई है, उसकी मेन वजह यह है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इस हद तक बढ़ गई है कि वो वायबल ही नहीं रहा, और इतने यूनिट्स जो अरबों खरबों की मलकियत के हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लोग बेरोजगार हुए हैं। ये आज हमारी गवर्नमेंट में नहीं हुए, ये साबका अदवार से ऐसा मसला चला आ रहा है, क्योंकि कॉटन जो कि मेन रॉ मटेरियल सप्लाई करता है टेक्सटाइल मिल्स को, उस पर कोई तवज्जो ना दी गई। 1996 में पाकिस्तान की जो कपास की पैदावार थी वो 1 करोड़ और 26 लाख बेल थी जी, और इंडिया की मुकाबलतन उस साल हुई थी जी सिर्फ 80 लाख बेल। उसके बाद 97 में एक अपॉर्चुनिटी आई, मॉन्सेंटो उस वक्त की एक कंपनी थी, उसको कहा गया, वो आए और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे से बीटी कॉटन ले लें, उसमें जो बीमारी है बहुत कम लगती है और उसकी यील्ड बेहतर है। चाइना ने, इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट की,
जबकि हमारे लोकल साइंसदानों ने फरमाया जी ये तो हमें ट्रैप करने के लिए आए हैं, क्योंकि कॉटन हमारा वाइट गोल्ड है, तो कॉटन को ये इनकी हमने बात नहीं माननी और हमने इनकी वो ऑफर कबूल नहीं करनी। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि आज इंडिया 4 करोड़ बेल पे पहुंच चुका है और 1 करोड़ बेल का मकसद है 10 बिलियन यूएस डॉलर्स। हमारी जो कैपेसिटी है साउथ पंजाब की और सिंध के कुछ एरियाज की और कुछ आपके केपीके की, हम मिला के तकरीबन 3 करोड़ बेल तक ले जा सकते हैं। अपनी हमारा पोटेंशियल है, हमारे पास लैंड अवेलेबल है। और 3 करोड़ गांठ का मकसद, बेल्स का मकसद हुआ 30 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि हम 6 बिलियन डॉलर के लिए आईएमएफ के पीछे हमें जाना पड़ता है। हम अपने पोटेंशियल की अगर यूटिलाइजेशन करें इस मुल्क के अंदर, तो इतना कुछ यहाँ पर मौजूद है जिसको कि इस्तेमाल करके हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। इतना बड़ा वैक्यूम मौजूद है इस मुल्क में। हमारा मुल्क वो उन मुल्कों में से नहीं है कि जहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी एक टॉप पे पहुँच गई हो और इतना कंपेटिटिव सिचुएशन हो। हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, हम इस मुल्क को बहुत आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ उस हवाले से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं है। मैं इसके साथ आपको ये थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि ज़राअत, इंडस्ट्री और टूरिज्म को हम कैसे कर सकते हैं, बीओटी पे लेके चले जाएं। और जब आप इंटरेस्ट रेट लो करेंगे तो बहुत इन्वेस्टर आएगा। मेरा इत्तेफाक हुआ है नॉर्दर्न एरियाज में जाने का, स्कर्दू जाने का, गिलगित बल्तिस्तान के और कुछ एरियाज में जाने का। अल्लाह पाक ने हमें इतने खूबसूरत, देर से उस दिन मैं सुन रहा था, इतने खूबसूरत एरियाज हैं हमारे पास मौजूद हैं। सिर्फ उसकी जो है हमें एक्सेसिबिलिटी देनी है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आप बीओटी पे लोगों को इनवाइट करें। बाहर से लोग मेरे पास आए हैं, जब मैं उनको उन एरियाज में लेके गया हूँ, यकीन माने लोगों के मुंह खुले रह गए कि यार इतनी खूबसूरत जगह हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी। और मैं कहाँ के लोगों की बात कर रहा हूँ? अमेरिका की, यूरोप की, जहाँ पे कि वो स्कीइंग को बहुत बड़ा, वहाँ पे कोलोराडो में उनका एक सिस्टम है जी, वहाँ की बहुत मशहूर है स्कीइंग रिजॉर्ट उनकी है। जब वो लोग यहाँ पर आके उन्होंने हमारे माउंटेन्स पे, जबकि दुनिया की 6 बड़ी पीक्स अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई हुई हैं जी, जब आके उन्होंने यहाँ पे स्कीइंग की तो वो लोग हैरान रह गए। और वो जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान के मुतालिक कि पाकिस्तान में जी दहशतगर्दी है, यहाँ पर निज़ाम ठीक नहीं है, यहाँ पर मामलात ठीक नहीं, उन्हें कहा यार हमें अपने आप को ऐसे फील कर रहे हैं जैसे हम फ्रैंकफर्ट में खड़े हो। तो मकसद सिर्फ बताने का ये है कि जो अल्लाह पाक ने हमें अपॉर्चुनिटीज़ इस मुल्क को दी हैं, उनसे इस्तिफादा हासिल किया जाए, उससे फ़ायदा लिया जाए। कि इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे अभी शकूर शाद साहब, जुल्म की इंतहा हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में लिखा है बाकायदा, उसने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने $20 मिलियन लेके केएससी को प्राइवेटाइज किया था। अगर ये बात गलत है तो न्यूयॉर्क टाइम्स को इनको चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई करें या उनके खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा करें। तो इन लोगों को मकसद है, मैं किसी उसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता किसी पे मैं, क्योंकि शकूर साहब ने बताया है जो इस वक्त कराची के हालात हैं कि 10-10 घंटे वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या हम किसी मकसद है 18वीं सदी 16वीं सदी के वक्त में रह रहे हैं। और कराची हमारा वो शहर है जो 70% इस मुल्क की टोटल इनकम का जो है वो महवर जो है वो कराची है, और उसको हम इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट और ये जिस तरीके से इसको किया गया केएससी के साथ इसको निगोशिएट किया जाए और उनको कहा जाए कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए कराची के लोगों के लिए। जनाब चेयरमैन, एफबीआर और कस्टम्स ये 2 ऐसे इदारे हैं, यकीन माने अगर हम इनमें सिर्फ अपनी प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लें, हम तो 5,000 अरब की बात कर रहे थे, आपकी 10,000 अरब की जो है कलेक्शन हो सकती है रेवेन्यू।
जितना बड़ा घपला वहां पे हो रहा है आप सोच भी नहीं सकते। लोग एक्सपोर्ट के नाम पे पैसे ले लेते हैं, एक्सपोर्ट होती नहीं है और उसका इनको भी पता होता है। उसका रेट है 40% कि जो एक्सपोर्ट हुई भी नहीं और उस पर रिबेट ले लिया, सब्सिडी ले ली, उसका रेट है 40% महकमे को देंगे। और अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज एक्सपोर्ट की हुई है तो उसका भी जब तक 25% नहीं देंगे तो आपको रिबेट रिफंड नहीं मिलेगा। ये इतने बड़े बड़े हमारे ये महकमे जो हैं ये इतने माफियाज में चेंज हो चुके हैं कि और पाकिस्तान की रेवेन्यू को ये इस तरह से हड़प करते जा रहे हैं कि आपकी मेरी सोच समझ से बालातर काम होता जा रहा है। जिन सियासतदानों को हम बैठ के कहते हैं कि नवाज शरीफ ने इतनी चोरी की, जरदारी साहब ने इतनी चोरी की होगी, मान लेते हैं की होगी, आप यकीन माने आप स्टैटिस्टिक्स को उठा के देखें 2% नहीं बनती टोटल का। पाकिस्तान में अगर 100 रुपया चोरी होता है तो ये उसका 2% भी नहीं बनता। जो 85% इस मुल्क को लूट रहे हैं उसका कोई पूछने वाला नहीं है और वो आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी है। और 12.5% जो बचता है उसमें बाकी सारे आ जाते हैं जो करप्ट हैं। ना सारे सियासतदान करप्ट हैं, ना सारी ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, ना बाकी इदारों के लोग सारे करप्ट हैं। लेकिन जो हैं उनकी रेशो ये निकलती आ रही है क्योंकि 2008 की नवीद कमर साहब उस वक्त चेयरमैन थे, ये फिगर्स उन्होंने दिए हैं। आप नैब से उठा के फिगर्स देखें कि ये असल चंक जो है पैसे का वो कौन इस मुल्क से लेके जा रहा है और जिनकी कोई पूछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा गालियां जो पड़ती हैं वो सियासतदानों को, और सियासतदानों में से भी मेरे ख्याल में 2% होंगे जिन्होंने करप्शन की होगी। 98% को मुफ्त में गालियां पड़ती हैं। अब तो सियासतदान का नाम लेके लोग शक की निगाह से देखते हैं कि ये कोई चोर होंगे। जो 2% वाले हैं वो चोर हैं और जो 85% वाले हैं उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और वो इस मुल्क को असल चलाने वाले हैं। कौन सा वाइंड अप करना पड़ेगा? मैं सर इसको वाइंड अप करता हूं। आज एक बहुत स्ट्रेटेजिकली बड़ी रॉन्ग स्टेटमेंट दे गए हमारे यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक साहब। उन्होंने कहा है जी कि कश्मीर जो है उसको हमने, कश्मीर का फॉल हो चुका है। मैं कहता हूं कि उस मुंह के में जरा मुख्तसर करके वाइंड अप करें। स्पीकर सर 2 साल के बाद पहली दफा मुझे आज मौका मिला है। इतनी मेरे साथ मेहरबानी जरूर कर दीजिए कि 2 साल के बाद पहली दफा मैं खड़ा हुआ हूं और ये गवाह है पूरी असेंबली इस चीज सर, हम मुस्तफीद भी हो रहे हैं आपके आइडिया से, लेकिन काफी स्पीकर हैं, सबको मौका मिलेगा। नहीं, डेफिनेटली सबको मिलेगी। माशाल्लाह परसों 10 बजे तक चलाया था नियाजी साहब ने। आप भी नौजवान हैं, हिम्मत करें सर आप। तो मैं ख्वाजा साद रफीक साहब की बात का थोड़ा सा जवाब देना चाह रहा था कि ख्वाजा साहब, मैं अपने आप को कोई ज्यादा इस मुल्क का वफादार शो नहीं करना चाह रहा, आप भी उतना ही वफादार हैं इस मुल्क के। लेकिन जो बात आपने की है वो ऐसे लगती है जैसे मोदी की लाइन को टो किया गया हो। असल में हुआ क्या है जनाब चेयरमैन, 370 की एब्रोगेशन हुई है, उन्होंने की अपने मुल्क के अंदर। आज बैठ के असेंबली में बिल का पास कर देते हैं जी कि दिल्ली हमारा हिस्सा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। हुआ ये है, इसमें हमें बेसिकली फायदा हुआ है। किस बात का? इस बात का कि यूएन में ये रेजोल्यूशंस गए हुई थी और यूएन से फिर जब शिमला मुआहदा हुआ तो उन्होंने उसमें डिसाइड किया था बोथ पार्टीज ने कि जी हम इसको बैठ के रीजनली बैठ के लोकली इसको डिसाइड करेंगे। मैं इससे हटके चंद एक और बातें सर बताना चाहता हूं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की इंतहाई जरूरत है, जिसमें जुडिशल रिफॉर्म्स में खास तौर पे एक मैं चीज को सामने रखना चाहता हूं कि इस वक्त भी हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, लेकिन जो कानून की एक लिमिट, मकसद एक कहने चाहिए, एक हाइट समझना चाहिए उसको, अटेनमेंट ऑफ लॉ, वो
सिंगापुर के जो वजीर आजम थे ली क्वान यू, उन्होंने क्या किया था कि जुडिशरी से हट के उन्होंने अपने मुल्क के टॉप नॉच जो लॉयर्स थे उनको चुन के और उन्होंने वो बना दिया था अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि इन जजेस के फैसले को भी बैठ के देखता था कि इन्होंने कानून के मुताबिक फैसले किए या नहीं। उससे होगा क्या कि जजेस भी, अगर हम सियासतदान अकाउंटेबल हैं, बाकी सब लोग अकाउंटेबल हैं, तो जजेस को भी उसमें अकाउंटेबल होना चाहिए। किसी भी इदारे को मदर पिदर आजाद होने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, सर ये दिस इज नीड ऑफ द आवर, इसकी बहुत ज़रूरत है। गरीब आदमी, गरीब इंसान जो है, सारी ज़िंदगी उसके थानों में, कचहरियों में वक्त गुजर जाते हैं और उनके केस डिसाइड नहीं होते। मैं खुद विक्टिम हूँ। 2013 का इलेक्शन, मेरा आज तक वो जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मेरी पड़ी हुई है पिटीशन, और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। क्यों? कि मैं कोई बड़ा करोड़ रुपए वाला, 2 करोड़ रुपए वाला जो है वकील नहीं रख सकता था, इसलिए मेरी सुनीद नहीं हुई। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं हमारी, ये जुडिशल भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, ये बहुत ज़रूरी हैं। और लास्टली जो मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया, बाज लोग, बहुत कम तादाद है उनकी, जब भी खड़े होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उन पर तंज करते हैं, अट्रॉसिटीज गिनवाई जाती हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 1967 की जो वॉर हुई अरबों की और इसराइल की, तो इसराइल के उस वक्त के वजीर आजम ने अपना सब कुछ जो था वो झोंक दिया वॉर में। उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स ने कहा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जब वो वार जीत गए तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने ये किया क्या है, आपने ये आइडिया कहां से लिया? तो उस शख्स ने कहा कि ये मैंने मुसलमानों के नबी खातमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आइडिया लिया। जब उन्होंने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो उनके घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था, लेकिन उनकी दीवार पे 7 तलवारें लटकी हुई थी। आज मेरी बात याद रख लें, और हम सब के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर इस मुल्क का डिफेंस मजबूत है तो पाकिस्तान मजबूत है, वरना मोदी के तलवे चाटने पड़ेंगे और इज्जतों की पामालियों की कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, जिससे कि हम मुसलमान पहले अपनी जानें देना पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।